गुड इवनिंग बच्चों। आई होप आप सब ठीक होंगे। गिव मी 1 मिनट। हेलो बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं बबीता, पीजीटी फिजिक्स, आप सभी के साथ अमल, अक्षार और लवण के बारे में हम बात करेंगे आज, क्योंकि आप 3 प्लायो वीडियोस देख चुके हैं। हमने अमल, अक्षार एवं लवण के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ी। अब हम उन्हें यहाँ पर अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करेंगे। अच्छा, तो मुझे जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए कि आप सबने अपने किचन में अमल और अक्षार देखे हैं। चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाती हूँ। आप मुझे देख के बताइएगा कि ये अमल है या अक्षार है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पहले तो आप सब अपना नाम, स्कूल का नाम, और उसके बाद आप आंसर से शुरू करिएगा। तो सबसे पहले मैं किचन में स्टार्ट करती हूँ अपना। ये आपको दिख रहा है, क्या है ये? इस पे लिखा हुआ है अजंता बेकिंग पाउडर। अच्छा चलिए ये बताइए कि ये अमल है या अक्षार है। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? प्लीज टेल मी कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरी आवाज आ रही है। ओके, फ्रॉम गिगनऊ, मुकेश शोरान, गिगनऊ, वेरी गुड। अमित बोरा, उदय शर्मा, वेरी गुड बेटा। दिस इज बेस, ये बेस है। चलिए अब ये बताइए ये क्या है? विम। विम लिक्विड क्या है? एसिड है या बेस है? चलिए आप मुझे जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए। वेरी गुड, आप बहुत अच्छे कमेंट दे रहे हैं। मैं पहली बार लाइव आ रही हूँ, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं। बेटा आप जल्दी जल्दी बताओगे ना आंसर क्या है। ये शैम्पू में क्या है? एसिड है या बेस है? लक्स साबुन, इसमें एसिड है या बेस है? कैसे पता चलेगा हमें? बेस, वेरी गुड, बेस, एसिड। चलिए बताइए बताइए, चीजें तो आपने देखी होंगी सारी। विटामिन सी का फेस वॉश है मेरे पास। आप बताइए ये एसिड है, इसमें एसिड है या बेस है? वेरी गुड, वेरी गुड। इसका मतलब आपको सबको अच्छा लग रहा है एसिड बेस के बारे में पढ़ना। आशु बेस, सतबीर शर्मा बेस, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। चलिए आप इन सब का तो पता होगा। ये कोलगेट में बताइए, मैंने आपको क्लास में के टाइम पे बताया था कोलगेट में क्या होता है, एसिड होता है या बेस होता है? सबसे बड़ी बात, इलायची। देखिए क्या आपने, छोटी सी दिखाई दे रही है क्या मेरे हाथ में आपको इलायची? ये एसिड है या बेस है? वेरी गुड। अब मैं आपकी क्वेरी को ख़त्म कर देती हूँ। इसमें बेस होता है शैम्पू में, विम में भी बेस होता है। आज मैंने एक ऐड देखी थी एक्चुअली किचन में काम करते हुए, उसमें ये था कि आप, एक ऐड में था कि नींबू, आप विम से अदरक, लहसुन और प्याज की सुगंध को मिटा सकते हैं, इसलिए विम यूज़ करिए। अब आपको दुर्गंध नहीं आएगी प्याज की। ये भी हमारे कंसेप्ट से रिलेटेड है। इसमें भी बेस है, कोलगेट में भी बेस है, बेकिंग पाउडर में भी बेस है। वेरी गुड, आप सब तो बहुत इंटेलिजेंट हो भाई। साबुन में भी बेस है, मुझको बड़ा अच्छा लग रहा है, आप सारे अच्छे से रिस्पॉन्स दे रहे हो। अच्छा इसमें बताइए क्या है? ये दिखा है कभी? वैनिश।
वैनिश। ये एसिड है या बेस है, किस लिए यूज किया जाता है, जल्दी जल्दी बताइए आप। और इलायची का जरूर बताइएगा मेरे को कि इलायची में क्या होता है। वेरी गुड। सतबीर शर्मा बेस, सीता देवी बेस, बेस सभी बेस बेस, वेरी गुड। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो आप, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है, मेरा सभी इंटेलिजेंट बच्चों से सामना हो रहा है। बस मैं आप लोगों को देख नहीं पा रही हूँ। बस इसी टाइप से हम 2 वे इंटरेक्शन रखेंगे। जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट में पूछेंगे, और जहां पर भी आपको लगे कि आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप वहीं पर पूछ सकते हैं। मेरे साथ साथ अवंती की टीम भी है जो आपकी हेल्प करेगी। हाँ, मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा था, इलायची में बताइए क्या होता है, जल्दी जल्दी। इलायची, क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं इलायची। इसका अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो इसका आंसर हम सबसे लास्ट में देंगे, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास से। आज की इस क्लास में हम अमल, अक्षार एवं लवण, जो कि हम पिछली 3 प्लायो क्लासेस में पढ़ चुके हैं, उनके बारे में अब थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में। तो मैं यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, निम्नलिखित में से किसमें कुछ प्रकार का अमल होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, एक तो हमने देखा डिटर्जेंट, देखा आप सबने डिटर्जेंट, मतलब इसी प्रकार से होता है डिटर्जेंट, बेकिंग सोडा, शैम्पू। इन सब में क्या होता है, हाइलुरोनिक सीरम, सैलिसिलिक एसिड। अब आप इसका मुझे जल्दी से आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पर आप आंसर में जब भी लिखेंगे तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और आंसर आपका जो भी है क्वेश्चन के साथ लिखना बेटा, ऐसे नहीं लिखना, ऐसे पता नहीं चल रहा आप किसका आंसर दे रहे हो। सभी एसिड बेस, डी, वेरी गुड। बी नहीं बेटा, बी नहीं आएगा, ए और डी। अच्छा, डिटर्जेंट में भी आप कह रहे हो एसिड होता है, डी, वेरी गुड। आप सभी बहुत अच्छा कर रहे हो। देखिए जैसे कि अभी हमने दिखा है, डिटर्जेंट एक प्रकार का अक्षारक है बेटा। क्या है, अक्षारक। बेकिंग सोडा भी क्या है, एक अक्षारक है। शैम्पू में भी क्या होता है, अक्षारक होता है। तो हमारे पास आंसर क्या बच गया, हाइलुरोनिक सीरम। और एक हमारे पास होता है सैलिसिलिक एसिड होता है बेटा, जो ये दोनों एसिड हैं सीरम के रूप में हमारे फेस पे लगाते हैं हम, फेस को ग्लो करने के लिए, हाइड्रेट करने के लिए, जो पोर्स होते हैं उनको ठीक करने के लिए ये एसिड होते हुए भी हम फेस पे लगाते हैं। सबसे बड़ा रीज़न क्या है इसका रीज़न ये है कि जो इसकी पीएच होती है वो हमारी स्किन के पीएच से मैच करती है, तभी ये हमें किसी टाइप का कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। ये है अक्षारक सैलिसिलिक एसिड। आप जस्ट एक सेकेंड रुकिएगा। तब तक आप आंसर दीजिए मुझे, और कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो आज हमने देखे थे कि एसिड हैं। थोड़ा सा हाँ जी, अब ठीक है। वेरी गुड। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा यहाँ पे एसिड बेस का। कैमरा थोड़ा सा बड़ा जाना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, निम्नलिखित में से कौन से अक्षारक के उदाहरण हैं। अब हम देखेंगे अक्षारक। सबसे पहले तो एक डिफरेंस था हमारा अक्षारक और अक्षार का, वो तो मैं बाद में बताऊंगी, पर यहाँ पर इनको हम अक्षारक बोलते हैं। याद रखना बेटा, हम कई बार पेपर में लिख देते हैं अक्षार अक्षार अक्षार, ये अक्षार नहीं होते, ये क्या होते हैं, अक्षारक होते हैं। तो यहाँ पर हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और सभी को आपको आंसर देना है। अक्षारक के उदाहरण बताने हैं। एल्केलाइन बैटरी, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है दही, कर्ड, लेमन, नींबू, और ये सोप है। देखो ये पीएच पेपर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पीएच पेपर रेड पीएच पेपर है। जब हम उसको सोप के टच में लेके आते हैं तो वो किस कलर का हो जाता है, वो ब्लू कलर का हो जाता है। यहाँ पर आपका ना इंडिकेटर्स वाला कंसेप्ट आता है, जो हमने 3 प्रकार के इंडिकेटर पढ़े थे। देखो यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है, जब हम साबुन के टच में रेड लिटमस पेपर को लेके आते हैं तो वो ब्लू कलर का हो जाता है। सबसे पहले तो बेटा एक बात आप ध्यान रखा करो, जब आप कोई भी सवाल अटेम्प्ट करते हो किसी भी एग्जाम का, तो उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, की टर्म्स होते हैं। जैसे उसमें नहीं पूछा गया हो उसको आप अंडरलाइन करो, या कोई भी ऐसा पॉइंट पूछा गया, ध्यान से देखना चाहिए आपको यहाँ पर कि किस क्वेश्चन में क्या पूछा गया और आप आंसर में क्या लिख सकते हैं। तो एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 लिख के और आंसर कीजिए। वेरी गुड। 1 और 4, AND, अमन शर्मा, वेरी गुड बेटा। उदय शर्मा 1 और 4, जगबीर सिंह, राधिका अहिवार, कपिल मुंडाना। मैं फर्स्ट टाइम लाइव आ रही हूँ और फिर भी आप सबके कमेंट्स देखे मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, और ये इतनी स्पीडली मूव कर रहे हैं कि मैं पढ़ भी नहीं पा रही हूँ अच्छे ढंग से। तो आप प्लीज़ बेटा मुझे बताइए, इसका आंसर है, देखिए एल्कलाइन बैटरी। एल्कलाइन बैटरी का मतलब क्या है, यहाँ पर ये एल्कलाइन आ गया, जो मैं आपको पीछे बात कर रही थी ना, ये अक्षार है, वो बेस थे, वो अक्षारक थे, ये अक्षार है। यहाँ पर दही है, दही स्वाद में खट्टी होती है, तो ये क्या है, अम्ल है। नींबू है, नींबू स्वाद में खट्टा होता है, तो ये क्या है, अम्ल है। सोप क्या होती है बेटा, अक्षारक। क्या होती है, अक्षारक। अक्षारक और अक्षार एक ही कैटेगरी के होते हैं। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है कौन से अक्षारक के उदाहरण हैं। तो सही आंसर है इसका 1 और 4, एक तो बैटरी और एक साबुन। कई बच्चों ने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, बस साबुन दिखा और आंसर लगा दिया कि बैटरी में तो मैम ने एसिड दिखाया था इसलिए एसिड ही होता है। वेरी गुड, आप सबके लिए एक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज बनता है। वाओ, आप सबको तो आंसर आते हैं, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक दृष्टि बाधित, सबसे पहले तो मुझे बताइए दृष्टि बाधित का मतलब क्या होता है। फटाफट फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए, दृष्टि बाधित का मतलब क्या है। आई एम तपस्या। बेटा ये जाट सिस्टम लिखने की बजाय अगर आप यहाँ पे आंसर कर दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वेरी गुड बेटा, क्वेश्चन नंबर आप साथ में डाला करो, वहां से पता चलता है कि आप सही लिख रहे हो। क्वेश्चन 2 ऑप्शन 1, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए यहाँ पर हम बात करें दृष्टि बाधित की, आपने बताया, वेरी गुड। ब्लाइंड, इसका मतलब क्या है, जिसकी दृष्टि बंधी हुई है, यानी वो देख नहीं सकता है। विद्यार्थी निम्नलिखित में से किसको अमल, अक्षार और सूचक के रूप में प्रयोग करेंगे। हमने 3 प्रकार के सूचक पढ़े थे। पहले कौन से थे, प्राकृतिक सूचक थे। प्राकृतिक कौन से थे बेटा, जो हमें नेचुरल मिलते हैं, जैसे कि हल्दी थी, लाल पत्ता गोभी थी, लिटमस पत्र थे, और भी कई सारे, गुड़हल का फूल हो गया, ये सारे प्राकृतिक में आते हैं। एक हमारे पास थे सिंथेटिक, यानी संश्लेषित थे। संश्लेषित जो मानव निर्मित है, फिनोप्थलीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया। तीसरी प्रकार के गंधीय सूचक थे,
जिनकी हम गंध से पता कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था प्याज का रस या लौंग का तेल। आपने नोट किया होगा जब आप प्याज पर नींबू लगाकर खाते हो तो उसकी खुशबू से ही हमारा मन ललचा जाता है कि हमें उसको खाना चाहिए, अच्छा लगता है कि हमें प्याज खाना चाहिए। और एक ऐसे ही हम प्याज सैलेड में काट के खाते हैं, उस पर नमक लगा देते हैं, तो क्या हो जाता है उसकी खुशबू नहीं आती जिससे हमारा खाने का मन नहीं करता। इसलिए हम हमेशा प्याज पर सैलेड पर नींबू लगाकर खाते हैं क्योंकि उसकी खुशबू बढ़ जाती है। इससे क्या पता चलता है कि जो गंधीय सूचक थे अम्ल के साथ तो वो और ज़्यादा हमें खुशबू देते हैं और अक्षारक के साथ उनकी खुशबू खत्म हो जाती है। मैंने आपको जो विम वाला एग्जांपल बताया था ना विम लिक्विड का, वो यहाँ से कनेक्टेड है बेटा। उस एड में कहा था कि विम लिक्विड लगाइए, प्याज और लहसुन की बदबू को भगाइए। इसका मतलब क्या है? विम लिक्विड क्या है? एक अक्षारक है, सॉरी अक्षार है, क्योंकि ये लिक्विड हो गया ना, ये पानी में घुला हुआ है, एक अक्षार है। जब इस अक्षार को हम किसके प्याज के संपर्क में लेके आते हैं तो उसकी खुशबू क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। खत्म होगी तो हम दोबारा क्या कर सकेंगे? उस बर्तन को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए ऐड भी हमारे जो कंसेप्ट है उसको क्लियर कर रही है। तो यहाँ पर हमारा सवाल है, दृष्टिबाधित विद्यार्थी निम्नलिखित में से किसको अम्ल अक्षार सूचक के रूप में प्रयोग करेगा? तो जब वो दृष्टिबाधित है तो वो प्राकृतिक को नहीं देख सकता, संश्लेषित को नहीं देख सकता, तो वो सिर्फ क्या कर सकेगा? गंध ले सकेगा। इसीलिए यहाँ पर हमारा आंसर लिटमस नहीं आएगा, हल्दी नहीं आएगा, गुड़हल का फूल भी नहीं आएगा बेटा। क्या आएगा? वेनिला एसेंस। देखो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है महक, यानी वो खुशबू से ही पता करेगा कि यहाँ पर जो सूचक है वो कैसा है। यहाँ तक क्लियर है? सबको समझ में आ गया? वेरी गुड। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू। उदय शर्मा, प्रीति चोपड़ा, जाट फ्रॉम दिल्ली, सीता देवी, राधिका अहिवार, काजल चौहान, वेरी गुड। आप सब बड़ा अच्छा कर रहे हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉफी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जब हमने अपनी फर्स्ट प्लायो वीडियो भेजी थी तो उसमें हमने चाय का एग्जाम्पल दिया था। चाय को भी हमने क्या बताया था? अम्लीय, क्योंकि उससे क्या हो गया था? हमारे पेट में एसिडिटी हो गई थी। अब हम पूछ रहे हैं कॉफी के बारे में। आप सोचोगे भाई मैडम तो ना हमारी चाय कॉफी पीनी बंद करवाएगी। नहीं बेटा, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं आपको सिर्फ एक थोड़ा सा बता रही हूँ कि किस चीज़ में क्या उपस्थित होता है। जब हम पढ़ते हैं तो हम कई बार ये देखते हैं कि हमारे पढ़ाई क्या काम आने वाली है, क्या समझ में आ रहा है, हमारे क्या फ़ायदा है इसका। तो जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि जो चीज़ हम प्रयोग में लेके आ रहे हैं उसका नेचर कैसा है, तब तक उस चीज़ को प्रयोग करने का फ़ायदा क्या है। तो हमारा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट कॉफ़ी? कॉफ़ी क्या है? प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है या अक्षारकीय होती है, मीठी होती है या नन ऑफ द अबव? जल्दी आंसर करिए। वेरी गुड। बी अक्षारकीय। क्वेश्चन फॉर बी, ऑप्शन 1 आर राइट। चिराग कौशिक, क्वेश्चन फॉर ए, बी आंसर मैम। प्रीति चोपड़ा, विनीत योगी। तो चलिए आप मुझे बताइए, हमने इसका आंसर लगा दिया कि कॉफ़ी प्रकृति में कैसी होती है? अम्लीय होती है, मान लिया हमने, क्योंकि इसका पीएच मान क्या होता है? थोड़ा सा जो हमारा पीएच है उससे हल्का सा ही कम होता है, तो हम इसको क्या मान सकते हैं? लेस एसिडिक मानते हैं बेटा। कॉफ़ी के बारे में जब हम ये कहते हैं, हमारे पास 2 टाइप की कॉफ़ी है। इसको हम बोलते हैं ब्लैक कॉफ़ी। महंगी ये ज़्यादा मिलती है, कहीं चले जाओ ना ये ज़्यादा महंगी मिलती है। ये वो डिज़ाइन वाली कॉफ़ी है जिसपे हम डिज़ाइन लगाते हैं ना, दूध को फेंट के अच्छे से गाढ़ा बना के और फिर उस पर हम डिज़ाइन लगाते हैं, मतलब फ्लावर बना देते हैं, बड़ी अच्छी लगती है देखने में। ये मिल्क कंटेंट कॉफ़ी है। आप बताइए इनमें से कौन सी अम्लीय है? ब्लैक कॉफ़ी ज़्यादा अम्लीय है या मिक्स कंटेंट कॉफ़ी ज़्यादा अम्लीय है, जिसमें हम मिल्क मिक्स करते हैं? देखिए ये तो हमें पता है ये कॉफ़ी कैसी है? एसिडिक है। जब हम दूध मिलाते हैं तो हमने पढ़ा था दूध भी तो अम्लीय है, क्योंकि उसमें क्या होता है?
लैक्टिक एसिड होता है। जब दूध का लैक्टिक एसिड एसिड में ही मिलेगा तो उसकी अम्लीयता को क्या करेगा, बढ़ाएगा ना, कम थोड़ी करेगा। तो हमारे लिए ये कॉफ़ी, कहते हैं ना कि दूध वाली कॉफ़ी नुकसानदायक होती है, ब्लैक कॉफ़ी अच्छी होती है, तभी ये महंगी मिलती है। ब्लैक कॉफ़ी अच्छी होती है क्योंकि ये लेस एसिडिक है एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि इसमें मिल्क मिलने के बाद इसका एसिडिटी जो है थोड़ी सी बढ़ जाती है। अब हमारे पास सवाल आता है, कभी आपने नोट करा, मार्केट में गए हो, कॉफ़ी खरीदी हो, तो हमें 2 कलर्स में कॉफ़ी मिलती है, एक डार्क और एक लाइट। डार्क कलर की जो कॉफ़ी होती है वो रोस्टेड कॉफ़ी बोलते हैं। कौन सी कॉफ़ी बोलते बेटा, रोस्टेड। यानी उस जो रोस्टेड कॉफ़ी होती है ना वो और कम एसिडिक हो जाती है, वो और अच्छी होती है। जो लाइट ब्राउन कलर की होती है वो नेचुरल है, मतलब वो एसिडिक होती है हमारे पास। गॉट इट, समझ में आ गया? वेरी गुड, ठीक है, समझ गया। ब्लैक कॉफ़ी, मिल्क कॉफ़ी, वेरी गुड बेटा, समझ में आ गया ना आप सबको यहाँ तक? तो हमारे सवाल का सही आंसर था कि कॉफ़ी अम्लीय होती है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अक्षारक के साथ अभिक्रिया नहीं करता? अक्षारक के साथ हमने जब अम्ल और अक्षारक के साथ अभिक्रिया वाला लेसन पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या देता है हमें, एक यौगिक देता है और साथ में हाइड्रोजन गैस देता है। अगर आपको याद हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, हाइड्रोजन गैस के पास जब हम जलती हुई माचिस की तीली लेके गए थे तो कैसी साउंड आई थी? वेरी गुड, वेरी गुड। हमारे लिए मिक्स अच्छी है मैम। ओके बेटा, आप मिक्स कॉफ़ी पीजिए। ओके, तो यहाँ पर हमें आप ये बताइए कि जो हाइड्रोजन की साउंड है बेटा वो कैसी आती है? पॉप, वेरी गुड। तनु शर्मा पॉप, उदय शर्मा पॉप साउंड। इसका मतलब आपने प्लायो वीडियोस को बड़े ध्यान से देखा है। जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस और साथ में एक यौगिक देती है। हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं, नहीं आप हो गए फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दिया मैम ने। जब हमने बेस की यानी अक्षारक की धातु के साथ क्रिया करवाई थी तो वो सभी धातुओं के साथ क्रिया नहीं करता बेटा, वो सिर्फ किसके साथ अभिक्रिया करता है? जिंक और एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करता है। अब आप कहोगे ये दो ही क्यों? इन दो में ऐसा क्या है भाई, इन दो के साथ ही अभिक्रिया कर रहे हैं, इन दो के साथ इसलिए अभिक्रिया कर रहे हैं, ये एम्फोटेरिक धातुएं हैं, यानी ये अम्ल के साथ भी अभिक्रिया कर सकती हैं और अक्षारक के साथ भी अभिक्रिया कर सकती हैं। जब कोई भी अक्षारक में गुण होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का, देने का, और धातुओं में भी किसका गुण होता है? धातु भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है, यानी सारे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे तो लेगा कौन? इसीलिए अक्षारक धातुओं के साथ अभिक्रिया नहीं करती, परंतु जिंक और एल्यूमिनियम दोनों तरीके से बिहेव करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ले भी लेते हैं और इलेक्ट्रॉन दे भी देते हैं। जब ये अक्षारक के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और अक्षारक इनको इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो यहाँ पर जिंक तो बेस के साथ रिएक्शन करता है, पोटाशियम, एल्यूमिनियम और नन ऑफ द अबव, एल्यूमिनियम भी करता है हमने देखा है, तो इसका मतलब नन ऑफ द अबव तो नहीं आएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है हमारा कि पोटाशियम अभिक्रिया नहीं करता, इसलिए सही आंसर है बी। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, आपको सबको समझ में आ रहा है। इसका मतलब निम्न में अक्षारक के साथ कौन अभिक्रिया करता है? अब हमने पूछा था कौन सी धातु अभिक्रिया नहीं करती, अब हम देखेंगे कि कौन धातु अभिक्रिया करती है। क्या सभी अम्ल अक्षारक के साथ अभिक्रिया करते हैं? आपके पास 1 सेकंड है, आप जल्दी आंसर कीजिए। वेरी गुड, बहुत सही जवाब चल रहे हैं। वेरी गुड।
इतने हार्ट तो मेरे को कभी भी किसी ने भी नहीं दिए जितने आप सब दे रहे हो। वेरी गुड, वेरी गुड, 100%। थैंक यू बेटा मेरे को इनकरेज करने के लिए। क्या अमल के साथ, अक्षारक के साथ सभी अमल अभिक्रिया करते हैं? सभी धातुएं अभिक्रिया करती हैं। हाइड्रोजन कार्बोनेट और हाइड्रोजन बाई कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट अभिक्रिया करते हैं, उपरोक्त सभी। तो हम यहां से देखते हैं सभी अमल अभिक्रिया करते हैं। हाँ जी, अमल अक्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण एवं पानी। और सभी धातुएं, अभी हमने पीछे पढ़ा है, क्या सभी धातुएं अभिक्रिया करती हैं अक्षारक के साथ? अभी जैसे मैंने आपको बताया कौन कौन करता है, जिंक और एल्यूमिनियम अभिक्रिया करते हैं। तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। सभी कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, हमने जब फर्स्ट प्लायो वीडियो पढ़ा था हमने ये पढ़ा था अक्षारक हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बोनेट के साथ, यहाँ पर मेटल आ गई आपकी, इसको एम लिख देती हूँ, मेटल कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करती, क्योंकि जब ये किसी धातु के साथ ही अभिक्रिया नहीं करती तो धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन के साथ भी क्रिया नहीं करती बेटा। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो उपरोक्त सभी वैसे रॉन्ग हो गया, परंतु ये सभी धातुओं के साथ अभिक्रिया करती है, तो हमारा सही। वेरी गुड। सुरेंद्र चोपड़ा ए, पवन कुमार डी, नो नो। Very good beta, all of you are giving right answers. Zinc and aluminium, yes ma'am, no ma'am. All acids. Thank you बेटा, आप सब बड़े अच्छे आंसर दे रहे हो। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर आप मुझे सोच के बताइएगा, राजेश ने एक अज्ञात पदार्थ पर 3 परीक्षण किए, निम्नलिखित परिणाम दर्ज किए। फर्स्ट है अमल के साथ अभिक्रिया करने पर कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले तो ना आप क्वेश्चन को एनालाइज किया करो कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है। उसने ये कहा है अमल के साथ गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और क्या देता है? सोडियम नमक NaCl। ये हमें 3 प्रोडक्ट मिलते हैं। यह संकेतक को हरा नीला कर देता है, तो इसका मतलब कौन सा पदार्थ दिया गया है? बताइए जरा, कौन सा पदार्थ दिया गया है? देखिए, जब हमने ये अभिक्रिया की थी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ, जब हम हाइड्रोजन क्लोराइड या अमल की अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारे पास आया था सोडियम क्लोराइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। यही तो हमारे आंसर है ना कि हमें 3 प्रोडक्ट मिले हैं, सोडियम लवण मिला है, जल मिला है, कार्बन डाइऑक्साइड मिला है। देखिए आपको आता सब कुछ है, पर उसको एक प्रॉपर वे में मैनेज करना भी तो आना चाहिए ना बेटा आपको, कि हमें इस टाइप से इस चीज़ को याद रखना है। आपको पता है, आपने रिएक्शन देखी है, इसके प्रोडक्ट्स भी देखे हैं, पर आपको थोड़ा सा आगे पीछे कर दो ना, उसी में पजल हो जाते हो। पजल मत हुआ करो, सिर्फ ये देखो सोडियम क्लोराइड मिल गया, हमें जल मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई। इसका मतलब हमें सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की हाइड्रोजन क्लोराइड यानी अमल के साथ अभिक्रिया करवाने पर हमें क्या मिला? सोडियम क्लोराइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स। वेरी गुड, वेरी गुड। ए तनु राजपूत, सी बलिंदर सिंह, ललितिया मैम। बेटा आपको समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो आप मुझे थम्स अप दे दो, एक सारे यस मैम की बजाय एक थम्स अप दे दो। थैंक यू बेटा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन उसी बात से रिलेटेड है जब हमने पढ़ा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट रिएक्शन, कि करेक्ट रिएक्शन कौन सी है। सही इक्वेशन बतानी है आपको। सबसे पहले तो हमने जब ये
एक्सपेरिमेंट किया था, इसमें हमने देखा था हमारे पास ये रिजल्ट आया है, जो कुछ भी बन के आया था उससे जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारी तो हमारे पास ये दूधिया रंग बन के आ गया था। जब हमने इस दूधिया रंग से दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड गुजारी तो ये बाकी दोबारा से फिर इसका रंगहीन हो गया था। ये क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन। देखिए सबसे पहले इस रिएक्शन को करने का क्या तरीका है, CaOH इधर, एक OH इधर, साथ में क्या है कार्बन डाइऑक्साइड। हमें क्या करना है, ये देखना है क्या बना। पहले हम ये देख लेते हैं CaCO3, भाई ये तो देखो बन ही रहा है CaCO3, और हम यहाँ से क्या निकाल देते हैं, CaCO3 के लिए हमें यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, एक जल का मोलिक्यूल। तो यहाँ पे क्या बच गया, CaO प्लस CO2, और जल क्या हो गया, जल तो हमने बाहर ही निकाल दिया, इसको मैं ऐसे नहीं दिखा सकती, ऐसे H2O। तो जब हम इसको मिलाते हैं तो यहाँ पे क्या बन गया, CaCO3, CaCO3 प्लस में जल मिल गया आपके पास। तो आप ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से जब हम बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गुजारते हैं तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनता है। तो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस है, ये गलत हो गई। इसमें हमने हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवा दी, ये गलत हो गई। CaOH ट्वाइस CO2, CaCO2 ये गलत हो गई क्योंकि इसमें हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलना था। CaOH ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CaCO3 प्लस वाटर, जी हाँ ये हमारे पास सही है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, चूने का पानी। जब हम इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और जल बनता है। जब हम इस कैल्शियम कार्बोनेट से दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजरवाते हैं तो बेटा CaHCO3 की ट्वाइस यानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है हमारे पास। तो ये आप सबको समझ में आ गया होगा। आप सबके रिस्पॉन्स आने बंद हो गए, मुझे आपके रिस्पॉन्स दिखाई नहीं दे रहे। थक गए क्या सभी? ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप सबके लिए। समा ने लाल गोभी की कई पत्तियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर उन्हें 1 कप पानी के साथ जिप बंद करके प्लास्टिक बैग में कुछ मिनट के लिए रख दिया और वो गहरे नीले रंग की गोभी का संकेतक बनाया। तो कौन सा कथन सत्य है? जब मैंने आपको रेड कैबेज के साथ एसिड की रिएक्शन बताई थी कि कौन सा रंग देता है, फिर किसके साथ बताई थी, बेस के साथ बताया था कलर, और फिर किसके साथ बताया था, न्यूट्रल, कोई भी उदासीन मतलब सामान्य लवण है उसके साथ किस प्रकार का कलर देता है। अम्ल के साथ ही किस प्रकार का रंग देता है बेटा, संकेतक के तौर पर काम आती है लाल पत्ता गोभी, तो एसिड के साथ ये लाल रंग देता है। बेस के साथ मैंने आपको बताया था हरा रंग देता है, और न्यूट्रल के साथ ये कैसा रंग देता है, नीला रंग देता है। तो अब तो आप इसका आंसर बता सकते होगे, एक से ज्यादा आंसर आएंगे इसमें। चलिए बताइए। इसके ऑप्शंस इसके सही आंसर है बेटा 1, क्योंकि नींबू एसिड होता है और इसमें संकेतक का रंग क्या हो जाता है, लाल। और साबुन कैसा होता है, एक क्षार है जिसमें संकेतक का रंग क्या हो जाता है, हरा। जैसे कि यहाँ पर आपको गोभी दी हुई है, दिख रही है आपको। जब हम उस पर एसिड बेस और सॉल्ट डालते हैं तो हमारे पास इस प्रकार का आता है, एसिड के साथ लाल रंग, बेस के साथ हरा रंग और न्यूट्रल के साथ नीला रंग आता है। तो आप समझ गए होंगे सारे।
हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को पानी में मिलाया जाता है तो यह विभाजित हो जाता है। हमने एसिड को 2 टाइप से पढ़ा था। हेलो मैम, मुझे कमेंट्स नहीं दिखे। फोन में ही देख रही हूँ। हाँ जी, ओके। ठीक है, तो सही चल रहा है। जब सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को पानी में मिलाया जाता है तो यह विभाजित हो जाता है। चलिए आप बताइए, हमने अम्ल की 2 प्रकार से परिभाषाएं पढ़ी थी। कैसे कैसे परिभाषाएं पढ़ी थी बेटा हमने? कि जब हम अम्ल को पानी में मिलाते हैं या क्षार को पानी में मिलाते हैं, अम्ल को पानी में मिलाने पर वो H पॉजिटिव देता है और अक्षार को पानी में मिलाने पर वह OH नेगेटिव देता है। हमने इस प्रकार की एक सिमुलेशन पढ़ी थी, आपको याद है? HCl को जब हमने पानी में मिलाया तो उसने HCl में H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल में 2H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव होते हैं और नाइट्रिक अम्ल में H पॉजिटिव NO3 नेगेटिव होते हैं और एसिटिक अम्ल में H पॉजिटिव CH3COO नेगेटिव होते हैं। देखिए, जब पानी में मिलाते हैं तो ये H पॉजिटिव, 2H पॉजिटिव, H पॉजिटिव और H पॉजिटिव देते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर देखिए, आप इस टाइप से सॉल्व करके देखा करो। H2SO4 जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये क्या देगा? H2 प्लस और SO4 2 नेगेटिव। ये आयन से बेटा, पर H2 तो गैस हो गई ना, यहाँ पर हमारे गलत हो जाएगा। H2 प्लस नहीं कर सकते हम, यहाँ पर 2 प्लस 2 हाइड्रोजन आयन है। कितने हाइड्रोजन आयन हैं? 2 हाइड्रोजन आयन हैं। जब ये 2 हाइड्रोजन आयन निकलेंगे तो पीछे क्या छोड़ेंगे? SO4 2 नेगेटिव छोड़ेंगे। तो इसका सही आंसर क्या आएगा बेटा? सल्फ्यूरिक अम्ल को पानी में मिलाया जाता है तो किस में विभाजित होता है? 2H पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, जैसा कि आप देख रहे हैं। H पॉजिटिव, HSO4 2 नेगेटिव नहीं, ये रॉन्ग हो गया। H2 पॉजिटिव, ये मैंने आपको बताया ना, H2 तो क्या हो गया? एक प्रकार की गैस होगी। गैस पे पॉजिटिव चार्ज नहीं, गैस पे पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, आपने 9th में पढ़ा होगा। अगर ये H2 बन जाता है तो ये क्या करेगा? अपने जो आउटर शेल है उसको कंप्लीट कर लेगा। आउटर शेल कंप्लीट होने के बाद फिर क्या बचेगा? फिर तो इसको पॉजिटिव चार्ज की जरूरत ही नहीं रहेगी। HSO4 नेगेटिव, HSO नेगेटिव नहीं, दिस इज रॉन्ग। देन राइट आंसर इज A ऑप्शन, 2H पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव। वेरी गुड सलोनी, A। 1-2 मिनट के लिए मेरा थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था तो मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ पाई। सलोनी A, गगन गेमिंग, क्वेश्चन 10 आंसर A, वेरी गुड। तो यहाँ से आपके डाउट्स तो क्लियर हो रहे हैं ना? जो आपको डाउट है क्वेश्चंस में, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप टाइप करके पूछ सकते हैं, आपके डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी pH का मान होगा कितना होगा? pH का मान बताओ कितना होगा? हाइड्रोनियम आयन आपने पढ़ा था H3O पॉजिटिव को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। अच्छा, ये कैसे बनता है? ये बनता है जब हम किसी भी अम्ल को पानी में मिलाते हैं तो क्या करता है? जो HCl है वो किस में टूटेगा? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। साथ में क्या होगा? वाटर है हमारे पास। जो ये H पॉजिटिव है ये अकेला नहीं रह सकता, अकेला नहीं रहेगा तो ये कहाँ जाके मिल जाएगा? जल के अणुओं के साथ मिल जाएगा और क्या बनाता है? H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव का मतलब है हाइड्रोनियम आयन। जितना ये टूटेगा
जितना ये टूटेगा, जितना ये H पॉजिटिव देंगे उतने ही जल में क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन बढ़ेंगे। हाइड्रोनियम आयन बढ़ेंगे तो उतना ही जो आपका लिक्विड है वो क्या होता जाएगा, एसिडिक होता जाएगा। एसिड में पीएच मान क्या होता है, हमेशा कम होता है। ये क्या है, यहाँ पर इसका सही ऑप्शन आएगा, कम हो जाएगा। जैसे आपने पीएच स्केल देखी थी, मैं आपको एक पीएच स्केल भी दिखाती हूँ। जैसे हमने यहाँ पर पीएच स्केल में जीरो से लेके कहाँ तक मार्क्स होते हैं, 14 तक नंबर होते हैं। 7 पे उदासीन है। कोई भी अम्ल अगर 1 से 7 की तरफ जाता है तो उसकी अम्लीयता क्या हो जाती है, घट जाती है। कोई भी अक्षारक अगर 7 से 14 के पास जाता है तो उसकी अक्षारीयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर वो 14 से 7 की तरफ आएगा तो उसकी अम्लीयता क्या हो जाएगी ना, उसकी अक्षारीयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। 7 से 1 की तरफ जाएगा तो उसकी अम्लीयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसी टाइप से हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी पीएच का मान उतना ही क्या होगा, कम हो जाएगा। इसको हम एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से भी देखेंगे अभी आगे। तो इसका सही आंसर है यहाँ पर ए। वेरी गुड, विल बी लोअर ए। हाँ जी बच्चे, वेरी गुड। जतिन गोरा ए, सलोनी ए, देसी प्रजापत विल बी लोअर मैम। ऋतिक यादव, पीछे वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया, चलिए आपको एक बार फिर पीछे वाला क्वेश्चन समझा देते हैं। ये वाला क्वेश्चन बेटा आप क्वेश्चन का नेम लिख के बताइए मुझे, आपको कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, वही क्वेश्चन मैं समझा दूंगी। हाँ जी उदय शर्मा बोलिए, आपका क्या डाउट है बेटा। बेटा आई एम वेटिंग फॉर यू। जवाब मैम पीछे वाला समझ नहीं, बेटे पीछे वाले का नाम भी तो होगा ना, कौन सा पीछे वाला क्वेश्चन आपको जो H2SO4 वाला समझ में नहीं आया। ऋतिक यादव प्लीज एक बार थोड़ा सा आप हाईलाइट करेंगे, आपको कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया। मैं वही क्वेश्चन आपको एक बार दोबारा रिपीट करवा दूंगी। विम बेस होता है तो वो लेमन फ्लेवर को कैसे होता है बेटे, इट्स जस्ट अ फ्लेवर। फ्लेवर का मतलब ये नहीं है कि उसमें नींबू डालते हैं, नींबू नहीं डालते उसके अंदर। नींबू डालने से तो फिर उसके अक्षारीय गुण खत्म हो जाएंगे, वो सिर्फ एक फ्लेवर के लिए डाला जाता है, खुशबू के तौर पर। पत्तों से भी तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। देसी प्रजापत विल बी लोअर मैम, क्वेश्चन बताइए। स्क्रीन पर है, जो स्क्रीन पर हाइड्रोनियम आयन का है ये नहीं समझ में आया। चलिए इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए यहाँ पर हम लेंगे ऑरेंज जूस का लेते हैं। हमने ½ लीटर ऑरेंज जूस लिया। ये हमारे पास पीएच इंडिकेटर है। पीएच इंडिकेटर को हमने क्या लिया, यहाँ ये देखिए इस पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक इस पे नंबर होते हैं। 7 है बेटा न्यूट्रल, 7 से नीचे सारे एसिडिक हैं और 7 से 14 तक सारे क्या हैं, बेसिक हैं।
मतलब 7 से 14 तक जिसका नंबर आएगा वो बेसिक है। सबसे पहले तो हम एसिडिटी चेक करेंगे। जो लेमन जूस है उसकी एसिडिटी हम कैसे चेक करेंगे? ये हमारे पास पीएच मेज़र करने के लिए है। देखिए, जब हमने इसको लेमन जूस में डुबाया, आप अपनी नोटबुक में नोट करिए इसका पीएच कितना आया। जो मुझे पेन दो एक बार, नोटबुक पेन। इसकी एसिडिक आप इसका नोट करिए बेटा, इसकी कितनी आई? 3.5 पीएच वैल्यू है। इसकी वैल्यू है 3.5 और ये क्या है? एसिडिक है नेचर में। अब हम इसमें वाटर डालते हैं। देखिए, हम वाटर डालते जा रहे हैं, इसका पीएच मान क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। ये लेस एसिडिक होता जा रहा है। यहाँ पे हम इसको डाइल्यूट कर रहे हैं। देखिए, डाइल्यूट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ना, हम इसको यहाँ पर डाइल्यूट। जबकि हम और भी हम चेक कर सकते हैं, ब्लड का चेक कर सकते हैं। हमारे पास एसिड का है, हम ब्लड का चेक कर सकते हैं। ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी है? 7.4, यानी ये क्या है? एक बेस है। जब हम बेस में वाटर डालते हैं, देखिए वाटर डाला, थोड़ा थोड़ा करके वाटर डालते हैं, इसकी पीएच वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है, यानी ये उदासीनता की तरफ जा रहा है। जब हमने एसिड में वाटर मिलाया वो भी उदासीनता की तरफ जा रहा था। जब हमने बेस में वाटर डाला तो वो भी उदासीनता की तरफ जा रहा था। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला है कि जब हम पीएच किसी भी लिक्विड के अंदर, जब हम किसी भी लिक्विड के अंदर पानी मिलाते हैं तो उसकी एसिडिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और उसकी बेसिसिटी भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो यहाँ से आपको पीएच का समझ में आ गया होगा कि हम पीएच कैसे मेज़र कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पीएच कैसे मेज़र कर सकते हैं आपको पता ही चल गया होगा। अब हम आते हैं अपनी स्लाइड्स पे। ये क्वेश्चन नहीं आ रहा था आपको समझ में। देखिए, हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी पीएच का मान क्या होगा? हाइड्रोनियम आयन, यहाँ कंसेप्ट अलग है। यहाँ है HCl, ये क्या देगा हमें? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। जब ये H पॉजिटिव वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है? H3O पॉजिटिव बनाता है। वो हमने पीएच का मान, ये हाइड्रोनियम आयन है, वो किसी भी कंटेंट की थी, जो भी आपके पास लिक्विड है, जो भी आपके पास मटेरियल है, उसकी आपको कंसंट्रेशन देखनी थी। अब यहाँ पर आप देखिए, जब आप HCl को तोड़ते हो तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव देता है। ये H पॉजिटिव जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है? हाइड्रोनियम आयन। जितना ज़्यादा H पॉजिटिव आपको मिलेगा उतना ज़्यादा क्या होगा आपके पास? हाइड्रोनियम आयन होगा। हाइड्रोनियम आयन आपको क्या बताएगा कि उसमें कितना एसिड प्रेजेंट है। जितना ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन उतना ही ज़्यादा एसिडिक। कोई कितना कब एसिडिक होता है? जब उसका पीएच मान 7 से कम होता है, 6 से भी कम हो सकता है, 5 से कम हो जाए, 4 से कम हो जाए, 3 से कम हो जाए, 2 से कम हो जाए, 1 से कम हो जाए। ओके, 7 6 5 4 3 2 1। जैसे जैसे हम 7 से 1 की तरफ जाते हैं तो हमारी एसिडिटी बढ़ती है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर आपको समझ में आ गया बेटा, जितने H पॉजिटिव आयन वाटर में होंगे उतना ही हाइड्रोनियम आयन बनेगा। जितना हाइड्रोनियम आयन बनेगा उतना ही आपके पास क्या होगा? एसिडिक होगा। इसीलिए हाइड्रोनियम आयन की जब सांद्रता बढ़ती है तो पीएच मान क्या होता है? हमेशा कम होता है। तो हमारे पास इसका सही आंसर है ए, कम हो जाएगा। अभी भी अगर नहीं समझ में आए बेटा आप फिर क्वेश्चन पूछ सकते हो, पर प्लीज क्वेश्चन आप मेरे को बताओ कि क्वेश्चन को क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 ऐसे नहीं, आप थोड़ा सा आइडिया दो कि वो वाला एक लाइन लिख दो बस उस क्वेश्चन की।
ये क्वेश्चन देखिए, मैंने अभी आपको सिमुलेशन से दिखाया है। दी गई तालिका का कुछ पदार्थों का पीएच मान दर्शाती है। जब इन सभी अम्ल और क्षारक में जल मिलाकर तनुकृत किया जाता है तो उनका पीएच क्या होगा, यानी पीएच वैल्यू दिखा दी। जैसे कि सिमुलेशन में अभी हमने दिखाया, नोट किया था, जब हम उसमें पानी मिलाते हैं तो क्या होता है, बेस की तो क्या हो जाता है, जो बेसिसिटी है वो कम हो जाती है, पीएच वैल्यू बढ़ जाती है। पर एसिड की पीएच वैल्यू क्या हो जाती है, घट जाती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पीएच वैल्यू 1, मिल्क पीएच वैल्यू 6, प्योर वाटर पीएच वैल्यू 7, बेकिंग सोडा पीएच वैल्यू 9, सोडियम हाइड्रोक्साइड पीएच वैल्यू 14। अभी मैंने आपको बताया जब किसी का पीएच मान 6 है, हमने उसमें क्या मिलाया, वाटर मिलाया, तो वो किस तरफ जा रहा था, 7 की तरफ जा रहा था, तो उसका पीएच क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी अम्ल का तो पीएच बढ़ता है, पर जब हम अक्षार में पानी मिलाए, जैसे ब्लड की हमारे पास कितनी थी आपने नोट की हो तो 7.5 थी, जब हमने उसमें पानी मिलाया तो उसका पीएच किस तरफ जा रहा था, 7 की तरफ जा रहा था, तो उसका पीएच क्या हो रहा था, घट रहा था। यानी जब हम किसी भी एसिड या बेस में पानी मिलाते हैं तो उसका पीएच क्या होगा, देखो दोनों का अलग होगा। पीएच वैल्यू एसिड की तो क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, 7 की तरफ जा रही थी, और बेस की पीएच वैल्यू 7 की तरफ जा रही थी, जबकि बेस की पीएच क्या होती है, 7 से 14 तक होती है। 14 से अगर कम आ रही है तो पीएच घट रही है, 6 से अगर 7 जा रही है तो पीएच बढ़ रही है। तो यहाँ पर सही आंसर है, अम्ल का पीएच बढ़ जाएगा। अक्षार का पीएच बढ़ जाएगा, नहीं, मतलब ही नहीं है। अम्ल का पीएच कम हो जाएगा, नहीं, मोर एसिडिक नहीं होता। अक्षारक का पीएच मान कम हो जाएगा, हाँ जी, ये हो सकता है। तो आपके पास सही आंसर है 1 and 4, ऑप्शन 1 and 4। तो आपको समझ में आ गया होगा ये। डाइल्यूट का हिंदी मीनिंग होता है बेटा तनुकृत, तनुकरण का मतलब क्या है, जैसे हम एसिड लेते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड होता है एक, कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, वो प्योर एसिड है। अगर उसका एक भी ड्रॉप कहीं पर भी गिर जाता है, वहीं पर क्या हो जाती है, बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। जब हम किसी भी एसिड में वाटर मिलाते जाते हैं तो वो क्या होता जाता है, तनुकृत, यानी उसमें जो एसिड का अमाउंट है वो कम होता जाता है। जब एसिड का अमाउंट कम होगा, जैसे हम टाइल साफ करने के लिए भी आजकल एसिड्स आए हुए हैं, वॉशरूम साफ करने के लिए भी एसिड्स आए हुए हैं। आप जो ये लेते हो ड्रेन क्लीनर है, कई बार लेते हैं हम, ड्रेन क्लीन करते हैं उनको भी। वॉशरूम में जो आपकी शीट है उसको साफ करने के लिए भी जो हार्पिक यूज करते हैं उसमें भी एसिड होता है, वो तनुकृत होते हैं, उनमें वाटर मिला हुआ होता है कि उनके जो मेन कंपोनेंट है एसिड के वो कम हो जाते हैं, वो अपना गुण नहीं छोड़ता, पर उनका जो थोड़ा सा इफेक्ट है वो कम हो जाता है। अब आया आपको डाइल्यूट का मतलब समझ में, आई होप आ गया होगा। आप बता भी सकते हो मेरे को डाइल्यूशन का मीनिंग आपको समझ में आया क्या। तनुकरण बताया बेटा मैंने, तनुकरण का मतलब क्या, उसके अंदर और पानी मिलाते जाओ, पानी मिलाते जाओ। अब जैसे मैंने आपको दिखाया था कि ऑरेंज जूस में अगर आप, एक तो आप गाढ़ा ऑरेंज जूस पियो, बहुत अच्छा, जिसमें आपको सारे आंसर्स में, मतलब जिसमें आपको सारा क्या मिले, उसकी कंसंट्रेशन, कंप्लीट टेस्ट आए। आप पानी मिला दो, एक गिलास पानी और मिला दो, एक गिलास पानी और मिला दो, तो उससे क्या हो जाएगा, उसे क्या हो जाएगा बेटा, आपके पास जो जूस है उसका टेस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही अपने साथ तनुकरण का यही है कि देखो वो रहेगा तो जूस ना, ऑरेंज जूस ही रहेगा, पर उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कम हो जाएंगे। इसीलिए एसिड को हम कंसंट्रेटेड यूज नहीं कर सकते, सांद्र नहीं यूज कर सकते, उसको यूज करने के लिए हमें उसको तनुकृत करना पड़ेगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूध से दही बनने के दौरान दूध का पीएच 6.5 से 6.7 की सीमा में काफी बदल जाता है क्योंकि दही अम्लीय होती है। तो ग्राफ क्या है, हमने ये बोला है दूध से दही बन गई, हमने बोला था दूध में क्या होता है, लैक्टिक एसिड, वो पहले से ही क्या है, अम्लीय है, उससे क्या बन गई, दही बन गई, उसका पीएच मान और कम हो गया, पीएच मान उसका क्या हो गया बेटा, कम हो गया।
पीएच मान कम ग्राफ से दिखाना है। पहले तो आपको ग्राफ को देखना आना चाहिए। ग्राफ हम कैसे देखते हैं, ये पीएच जो वाई एक्सिस है उस पर पीएच और एक्स एक्सिस पर क्या आता है, समय आता है। इधर समय बढ़ रहा है, पीएच इधर बढ़ रही है। पर जब हम देखते हैं समय बढ़ता है, जैसे दूध से दही बनने में समय लगता है, सब पीएच समय बढ़ रहा है, पर हमारी पीएच क्या हो रही है, कॉन्टिन्यूसली नीचे आ रही है, कम हो रही है। पीएच कम हो रही है तो मतलब वो क्या होता जा रहा है, एसिडिक होता जा रहा है। ये ऑप्शन सही हो सकता है, हम एक टाइम के लिए इस पे निशान लगा सकते हैं। पर देखिए जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे कभी पीएच, एक बार पीएच ऊपर गई यानी पीएच ज़्यादा होगी, फिर पीएच क्या होगी, कम हो गई। यानी ऐसे थोड़ी होता है कि दूध से पहले कुछ और बन गया फिर उसके बाद दही होगी, नहीं, दिस इज रॉन्ग आंसर। ये कह रहा है पीएच टाइम के साथ क्या रह रही है, हल्की सी चेंज हो रही है, नहीं, हल्की सी चेंज नहीं होगी बेटा, इसमें कॉन्टिन्यूसली एक डिप आएगा। फिर कह रहा है कि भाई डिप आया, इसमें जीरो भी हो गई और फिर क्या हो गया, दोबारा से वो क्या बन गई, अक्षार्य बन गई। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो इसका सही आंसर है आपका ए। आपको ग्राफ देखना आना चाहिए। जब हम एक्स एक्सिस पर जाते हैं लेफ्ट टू राइट तो बढ़ती है चीज, जो भी एक्स एक्सिस पर लिखा हुआ है वो लेफ्ट टू राइट बढ़ रही है और इसमें डाउन से अप की तरफ जाते हुए बढ़ रही है। तो इसीलिए इसका आपका सही आंसर है ए। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अक्षार और अक्षारक के बीच के अंतर को सही ढंग से वर्णित करता है। ये एक मेन क्वेश्चन आता है आपके लिए जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो। अक्षार और अक्षारक हमने पढ़ा कि जिनको भी हम बेस बोलते हैं वो सारे क्या होते हैं बेटा, अक्षारक होते हैं। जो बेस पानी में घुल जाते हैं, पानी में घुल जाते हैं, पानी में घुलने वाले बेसिस को हम क्या बोलते हैं, अक्षार बोलते हैं। हिंदी में हम उसको क्या बोलते हैं, एल्कलीज बोल देते हैं। इंग्लिश में एल्कलीज बोलते हैं, हिंदी में अक्षार बोलते हैं। अब यहाँ से बात आती है, इसी बात पे आप बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे कि अक्षार क्या होते हैं और अक्षारक क्या होते हैं। जब हम अक्षार को पानी में घोलते हैं तो वो क्या बन गया, अक्षारक को जब हम पानी में घोलते हैं तो वो बन गया अक्षार। अक्षार तो सारे अक्षारक होते हैं क्योंकि जो पानी में घुल के वो अक्षार बन गया। अक्षार तो अक्षारक होते हैं पर सारे अक्षारक अक्षार नहीं बन पाते क्योंकि सारे अक्षारक पानी में नहीं घुलते। एग्जाम्पल बता देती हूं मैं आपको, कॉपर हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये दो अक्षार हैं, अक्षारक है, जैसे पानी में नहीं घुलते तो हम इन्हें अक्षार नहीं कह सकते। पर जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो पानी में घुल जाता है तो हम उसे क्या बोलेंगे, अक्षार बोलेंगे। तो यहाँ पर आपको आई होप समझ में आ गया होगा अब कि अक्षार क्या होता है और अक्षारक क्या होता है। अक्षार वो अक्षारक होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं। सभी अक्षार तो अक्षारक होते हैं पर सभी अक्षारक अक्षार नहीं होते हैं। तो यहाँ से बेटा आप देखिए इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा। अक्षार पानी में नहीं घुलते जबकि अक्षारक घुलते हैं। सभी अक्षार अक्षारक होते हैं लेकिन सभी अक्षारक अक्षार नहीं होते। सभी अक्षारक क्षार होते हैं लेकिन सभी अक्षार क्षारक नहीं होते। क्षार और अक्षारक के बीच कोई अंतर नहीं है। तो आप इसका फटाफट से सही आंसर बताइए। हाँ जी बेटा, टाइम तो हो गया मुझे पता है पर थोड़ा सा कंसेप्ट लंबा हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। इसका सही आंसर है सभी अक्षार अक्षारक होते हैं लेकिन सभी अक्षारक अक्षार नहीं होते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप प्लायो वीडियोस को एक बार ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए, समझ में आएगा आपको। उनको बार बार देखिए, बार बार समझिए, समझने की कोशिश कीजिए कि क्या होता है। अब इस क्वेश्चन में भी सब बच्चों ने गलतियां की थी। ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा गया था। पट्टी का रंग क्या होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट, आपने ये तो देख लिया कि सोडियम बाइकार्बोनेट है। बाइकार्बोनेट को जब पीएच पत्र पर लगाते हैं तो कोई रंग तो आएगा क्योंकि ये एक क्या है, अक्षारकीय लवण है। तो इसका कैसा रंग आना चाहिए, नीला रंग आना चाहिए था, पर इसका कोई रंग नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बच्चों ने ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ा। क्वेश्चन था ठोस,
ठोस का मतलब क्या है कि कोई भी अम्ल और क्षार तभी अपने गुण प्रदर्शित करता है जब उसको पानी में मिलाया जाता है। पानी में मिलाने पर ही वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन देते हैं। या तो अपनी स्ट्रिप गिल्ली होनी चाहिए थी पीएच पेपर की, या आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट हाइड्रेटेड होना चाहिए था, एक्वस होना चाहिए था। तो इसका आंसर आएगा, नीला नहीं होगा, हरा और अचानक पीला भी नहीं होगा, हल्का गुलाबी भी नहीं होगा। क्या होगा? कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि बेटा ये ठोस है, सॉलिड है, इसमें पानी का अमाउंट नहीं है। अगर ये भी ठोस होता और आपका पीएच पेपर गीला होता तो भी ये क्या कर देता? अपने आयंस को अलग कर देता और कलर प्रदर्शित कर देता। तो यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। वेरी गुड, सभी बच्चे बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं, थैंक यू बेटा। अब मेन बात जो आती है इस क्वेश्चन की, ये बताइए आप जो जिसकी वजह से आज आपने प्लायो वीडियोस के लिए जो आपने आज मेरा लिंक, लाइव क्लास का लिंक आपने ओपन किया, वो सवाल था, ये हाइड्रेंजियास के पौधे हैं, ये दोनों अलग अलग कलर बताते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? हम ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये एक प्रकार के जासूस पौधे हैं, जासूस। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? मेन इनकी जो नेटिव लैंड होती है वो जापान है। मेरी एक फ्रेंड है जापान में, उसने मुझसे क्वेश्चन किया तो मेरे दिमाग में आया। उसने कहा कि मेरे घर के आसपास 2 टाइप्स के हैं हाइड्रेंजियास के प्लांट्स और अलग अलग कलर के फ्लावर्स हैं, रीज़न क्या है? वो भी साइंस स्ट्रीम से रिलेटेड है। तो उन्होंने मेरे से सवाल किया, तब मैंने इसको थोड़ा सा कहा कि ये बात तो मेरे बच्चों को भी पता होनी चाहिए। ये एक प्रकार के जासूस है बेटा, जासूस फ्लावर भी बोल सकते हैं आप इनको। जासूस क्या होता है? जो बताता है आपको हर चीज़ के बारे में, अलग अलग बताता है कि कैसे क्या होता है। ये जासूस फ्लावर है। ये पीएच के बारे में बताते हैं, किसी भी मिट्टी के। देखो यहाँ पर आपको छोटा सा दिख भी रहा होगा, मिट्टी की पीएच के बारे में आपको ये बताते हैं। इनका जो कलर है वो पीएच के अकॉर्डिंग होता है। जो पिंक हाइड्रेंजियाज हैं और ब्लू हाइड्रेंजियाज हैं, इनके बीच में एक पर्पल भी होता है। ये मिट्टी की एसिडिटी की वजह से होते हैं। ये जब मिट्टी अक्षारक हो और ये अम्ल हो। मिट्टी अब अम्ल कैसे होगी? हम उसकी अम्लीयता को बढ़ा देंगे, उसमें कॉफी मिला देंगे और कई चीजें मिला देंगे, एल्यूमिनियम वाले फर्टिलाइजर्स मिला देंगे ताकि एल्यूमिनियम का अमाउंट ज़्यादा हो। एल्यूमिनियम की वजह से ही इसका कलर ब्लू होता है। और जो ये है, इनमें हमें एल्यूमिनियम को रोकना होता है प्लांट्स के अंदर जाने से। तो एल्यूमिनियम को कैसे रोकेंगे बेटा? हम फॉस्फोरस का कोई फर्टिलाइजर ले लेंगे। फॉस्फोरस एल्यूमिनियम को प्लांट के अंदर जाने से रोक देता है, वहीं पर उसको रोक देता है, जिसकी वजह से जो मिट्टी है वो क्षारक हो जाती है और जो फ्लावर्स है उनका कलर कैसा हो जाता है? पिंक। और जो उदासीन मिट्टी है वहां पर पर्पल कलर के, लाइट पर्पल कलर के फ्लावर्स आते हैं। तो आई होप आपके इस क्वेश्चन का डाउट सोल्व हो गया होगा। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, मिट्टी X का pH 7.5 है जबकि Y का pH मान 4.5 है, तो 7.5 वाली मिट्टी कैसी है? 7 से ज्यादा गया तो क्या है? अक्षारकीय है। 7 से कम गया 4.5 तो कैसी है? अम्लीय मिट्टी है। सबसे पहले तो आपको ये देखना आना चाहिए कि ये अम्लीय है या अक्षारकीय है। यहाँ पर देखिए सॉइल की pH 7.5 है और एक सॉइल की 4.5 है। उसे चूने के पानी से उपचारित किया जाता है। अब चूने का पानी क्या है? अक्षारक है, अक्षार है। अक्षार किस में मिलाया जाएगा? उसके इफेक्ट को कम करने के लिए अम्ल में मिलाया जाएगा। तो अम्लीय मिट्टी कौन सी है? केवल Y। तो यहाँ पर इसका आंसर है केवल Y। आई होप बेटा आपको समझ में आ रहे होंगे। गेम ओवर बेटा, ये आपके लिए गेम ओवर हो गया, मेरे लिए तो न्यू है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लड़का बिच्छू मिट्टी के पौधे को छूता है, उसे जलन महसूस होती है। मैंने आपको एक प्लाई वीडियोस में एक टेबल दिखाई थी कि जब हमें कोई चींटी काटती है या मधुमक्खी काटती है तो हमें क्या लगाना चाहिए? नेटल लीव्स काटती हैं तो हमें क्या लगाना चाहिए? ततैया काटता है तो हमें क्या लगाना चाहिए? चींटी, मधुमक्खी, नेटल लीव्स,
ये सारे हमारी बॉडी में क्या छोड़ते हैं, अमल छोड़ते हैं, और हमें इन पर क्या लगाना चाहिए, कोई ना कोई अक्षार लगाना चाहिए। चींटी और मधुमक्खी तो छोड़ते हैं फॉर्मिक अमल, फॉर्मिक अमल। नेटल लीव्स छोड़ते हैं मेथेनोइक अमल, जबकि ततैया हमारे शरीर में क्या छोड़ता है, अक्षार छोड़ता है। अक्षार के ऊपर हम क्या लगाते हैं बेटा, अमल लगाते हैं। तो यहाँ पर हम इस सवाल को सोल्व करेंगे। नेटल लीव्स, नेटल लीव्स की जब पत्तियों को कोई भी बच्चा छूता है तो उससे क्या निकलता है, लेयर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रेजेंट ऑन लीव्स ऑफ नेटल प्लांट, नहीं। लेयर ऑफ एसिडिक साल्ट इज प्रेजेंट ऑन हेयर अराउंड द नेटल लीफ, नो। स्टिंग हेयर ऑफ प्लांट इंजेक्ट मैथेनोइक एसिड, हाँ जी हमने पढ़ा है मैथेनोइक एसिड। स्टिंगिंग हेयर ऑफ प्लांट इंजेक्ट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, नहीं बेटा बिल्कुल भी नहीं। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, ये मैथेनोइक एसिड छोड़ते हैं। और इसके ऊपर हमें क्या लगाना चाहिए, अक्षार लगाना चाहिए। एक डाक होता है, डाक, डाक नाम का पौधा होता है, डाक के पत्ते का रस लगाना चाहिए। और एक खास बात और बताती हूँ आपको, ये जो डाक का पत्ता है ये नेटल लीव्स के आसपास पाया जाता है, बिल्कुल उसके आसपास ही होता है। भाई अगर कोई खतरा है तो उसका उपचार भी साथ ही साथ है आपके पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी बहुत बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं किया, इसके लिए आपके पास 573 केल्विन को हम डिग्री सेल्सियस में कैसे बदल सकते हैं। बेटा ये फॉर्मूला होता है, डिग्री सेल्सियस में अगर हम 273.15 ऐड करते हैं तो हमारे पास टेम्परेचर आता है केल्विन में। अब हमें निकालना है डिग्री सेल्सियस में, तो आप 10th क्लास के बच्चे हो, इतना तो आपको पता ही है। जब 273.15 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस में 273.15 होगा। तो देखिए आपका सही आंसर कौन सा है, 5, यहाँ पर आपको केल्विन में टेम्परेचर दिया हुआ है 573 माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, तो देखिए पहला वेरी गुड, आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। यहाँ पर ये गलत है क्योंकि यहाँ पे प्लस निशान नहीं आएगा, यहाँ माइनस आएगा। थर्ड गलत है क्योंकि इसमें ये वाली टर्म मिसिंग है। डी गलत है क्योंकि 573 में से 273.15 माइनस होगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीओपी और जिप्सम के अणुओं में कितना अंतर है। बेटा जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 × 2H2O और पीओपी का फॉर्मूला आता है CaSO4 × ½ H2O। ये जिप्सम है, ये पीओपी है। अब पानी के अणुओं का अंतर निकालना है पुत्र। इसमें पानी कितना है, इसमें 2, इसमें कितना है हाफ, तो 2 में से हाफ माइनस कर दो, कितना आ गया 3/2। दैट्स ऑल। आपका आंसर क्या आ जाएगा, वेरी गुड, सी आपका आंसर है। वेरी गुड, सभी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, इसका मतलब हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब मेन बात आती है ये पॉइंट जो है क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे वो जादूगर जादू दिखाता है ना, वाटर ऑफ इंडिया, वाटर ऑफ इंडिया, उसके पास एक क्या होता है, ऐसे मटका सा होता है, उसमें से वो बार बार पानी गिराता रहता है, पानी गिरता रहता है, फिर वो उसको सीधा कर लेता है, फिर पानी गिर जाता है। ऐसे ये भी एक जादू है बेटा हमारे पास, क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक जादू है। जब हम जो भी आपके पास कोई भी केमिकल है, अगर उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है और उसको आप धूप में रख दो तो वो अपना रंग बदल लेता है। जैसे कि हम CuSO4 × 5H2, ये नीले रंग का होता है बेटा। जब हम इसको धूप में रख देते हैं तो इसमें से क्या हो जाएगा, ये जो जल के अणु है 5, धूप के कारण, गर्मी के कारण वाष्पित हो जाएंगे और ये सिर्फ क्या बच जाएगा, CuSO4 बच जाएगा, जो कि किस रंग का होता है, व्हाइट कलर का होता है। फिर आपको उसको थोड़ी देर के लिए वहीं पे रहने दो, रात तक रहने दो। जैसे ही वाटर वेपर्स इसके टच में आएंगे, 5 मॉलिक्यूल वाटर के हो जाएंगे, तभी ये अपना कलर वापस गेन कर लेता है। तो इसी प्रकार से वाटर ऑफ इंडिया की तरह ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो
तो इसमें आपका क्या है, जिसके पास फिक्स्ड वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी क्रिस्टलन का जल। और ये फिक्स्ड अमाउंट में होते हैं। जैसे हमने जिप्सम में देखा, जिप्सम में कितना था, CaSO4 × 2H2O। जिप्सम में 2 है, CaSO4 × ½ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस में ½ है। वॉशिंग सोडा में कितना है, 10 है, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। इसमें 5 है। बेकिंग सोडा में है ही नहीं, वाव। जिप्सम में कितना है, 2 है। क्वेश्चन ही तो हमारा यही था, मैंने आपको बोला था की टर्म देखनी आपको, नहीं होता तो सही आंसर है हमारा बेकिंग सोडा। वेरी गुड। तो आप सभी बहुत अच्छे आंसर कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमने शुरू किया था अपने किचन से, हम किचन पे ही आ गए। जो हमने कॉमन साल्ट लिया NaCl, NaCl को हम कहाँ यूज़ करते हैं बेटा बताइए। NaCl को जो हमने लवण पढ़ा, हमने देखा था कि ये कच्चा माल है, ये हमें समुद्र से मिला, हमने इसको भी बड़ी मेहनत से खनिज लवणों से निकाला, पर ये भी हमारे पास क्या है, एक प्रकार का कच्चा माल है जो बहुत सारे रसायनों को उत्पन्न करने में काम आता है। इससे बेकिंग पाउडर बना सकते हैं हम, इससे वॉशिंग पाउडर बना सकते हैं हम, इससे हम और NaCl की जो आपके इलेक्ट्रोलाइसिस करवाई थी, जिसमें हमें क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला था, हम वो भी करवा सकते हैं इससे। ये बहुत सारे रसायनों को उत्पन्न करता है, खाने में तो काम आता ही है। अभी कह रहा है कॉमन साल्ट बीइंग यूज्ड इन किचन, किचन में यूज किया जाता है, कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ, किसकी प्रोडक्शन में काम आता है, अभी मैंने आपको बताया, बेकिंग पाउडर, धोने का सोडा। प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी काम आता है क्या, बताइए जल्दी जल्दी। नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस में नहीं आता। वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर दे रहे हो आपसे, मेरे को आप सबके आंसर दिखाई दे रहे हैं। बुझा हुआ चूना, इसमें भी काम नहीं आता। तो इसके ऑप्शन क्या हैं, 1 और ऑप्शन 2। बेटा जब आप किसी क्वेश्चन का आंसर देते हो तो एक बार सारे ऑप्शन के गो थ्रू जाया करो, ताकि आपको पता चल जाए कि उसमें और भी ऑप्शन हो सकते हैं या नहीं। कई बार आपको ऐसे दे देते हैं 1 2 2 3 3 4, तो आपको बिल्कुल सही अच्छे से समझ में आना चाहिए ना कि हमारा ऑप्शन सही है या नहीं है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। मेरे को कमेंट में दिख रहा है राइट मैम, कई बच्चे तो गुड नाइट ही बोल गए। ओके बेटा, गुड नाइट। अब हम करेंगे, गीता स्कूल में एक प्रयोगशाला में पदार्थ X को गर्म करती है और वो सफ़ेद हो जाता है। अभी हमने पढ़ा है, इसको तो हम बार बार नहीं पढ़ेंगे। CuSO4 को जब हमने गर्म किया, गर्म करने पर हमें क्या मिला, देखिए जब हमने इसको गर्म किया, इसका रंग कैसा हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। जब हमने इसमें दोबारा पानी डाला तो इसका रंग कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। इसी को तो हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बेटा आपने बड़े ध्यान से, बड़े अच्छे से सुना, अपने डाउट्स भी लिखे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे अभी भी बता सकते हैं, मैं अभी भी 1 मिनट आपके लिए वेट करने के लिए तैयार हूँ। आई नो टाइम आपका थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है, बच्चों को नींद भी आ रही होगी, पर थोड़ा सोचिए कि जो हमने पढ़ा है आज, उसको हम डेली लाइफ से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। फिर भी अगर आपका कोई भी टॉपिक छोटा मोटा रह जाता है डाउट का, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप YouTube चैनल पे आ सकते हैं, हम और लाइव क्लास लेके आएंगे आपके लिए, जिसमें हम आपके और डाउट्स को क्लियर करेंगे। मैं आप सबके लिए वेट कर रही हूँ।
ओके बेटा, थैंक यू, बाय बेटा, हैव अ गुड नाइट।